You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. अभी क्या चल रहा है आकाश में फर्स्ट बैच में? सर ऑसिलेशन हो गया है। ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया? हाँ सर, मतलब उनका टीचिंग हो गया है। अब वो मतलब क्वेश्चंस लेंगे। ओके। और वेव्स अब स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में या 2-3 दिन में, ऐसा है ना? हाँ सर, मतलब उन्होंने अभी काइनेटिक के भी क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, पर अब देखेंगे सर क्या करते हैं। मल्हार, आपका? सर हमारा वो एसएचएम आज खत्म हुआ, अब मंडे से वेव चालू हो जाएगा। अच्छा। सर मतलब वो हमारे फिजिक्स के सर एब्सेंट थे पिछले हफ्ते, और कल हमारी टेस्ट है, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट सर ने हमारा 6 दिन में एसएचएम खत्म कर दिया। अरे राम। हम्म, कोई नहीं। देखिए, फरवरी में हम लोग ये जैसे 5 क्लासेस अभी चल रही हैं, तो मेरा यही पॉइंट था कि फरवरी में आप लोग को क्लासेस ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स की नहीं होंगी होपफुली, और होंगी तो वो रिवीजन क्लासेस होंगी या जो भी। तो फरवरी में हम लोग 6 क्लासेस अभी ऐसे कर लेंगे, और अभी का जो टाइम है वो थर्मो हम लोग का जनवरी एंड तक कंप्लीट होगा। तो 12 से 15 क्लासेस हमको एसएचएम में लगेंगे, और 12 के आसपास हमको वेब्स में लगेंगे, 12-13। तो ये मिलके 28 फरवरी तक हम लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक आध एक्स्ट्रा जाएगा तो जाएगा, हो सकता है कि एसएचएम जनवरी के एंड में ही स्टार्ट हो जाए। तो मोर लाइक अभी जैसे 5 क्लासेस होती हैं तो एक और बढ़ेगा, 6 क्लासेस हो जाएंगी, और उसमें थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का बर्डन कम होगा आप लोग का, तो मैनेजेबल होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मार्च हम लोग का टोटली रिवीजन टाइप रहेगा, 3 वीक। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन हमने कल आपको बताया था क्यों होता है। यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये जो वैली है, इसको वैली बोलते हैं, नीचे वाला जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और ये अनसिमेट्रिकल होने के कारण टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता जाता है। इसलिए
जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो गया तो पूरा डायमेंशन ही बढ़ने लगेगा। और जो मिसकंसेप्शन है एक थर्मल एक्सपेंशन के, वो आप बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान में रखिएगा। कभी भी कोई डायमेंशन डिक्रीज नहीं होता, हर चीज एक्सपैंड करेगी, मतलब हर चीज एक्सपैंड करेगी। और फोटोग्राफिक जूम जो होता है वो हम लोग को ध्यान में रखना है। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं थर्मल एक्सपेंशन के। तो देयर आर सम कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जैसे हमारे पास कोई एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, रॉड है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है और इसको हम लोग हीट अप कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका जो लेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। सपोज इसका लेंथ एल है, इनिशियली आई एल नॉट ऐसा बोल दें, तो इसका जो फाइनल लेंथ होगा आफ्टर हीटिंग ये हो जाएगा एल नॉट प्लस डेल्टा एल। इस तरीके से इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। और वैसे ही अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो इसका लेंथ कम भी हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर वो जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है वो और नीचे जाएगा तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंशन ही होता है, लेकिन मोर और लाइक हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते ही हैं, तो बढ़ाने से थर्मल एक्सपेंशन ही हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का रियल लाइफ में बहुत सारा यूज है। आप लोगों ने रेलवे ट्रैक्स पर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स पर जैसे उसको कौन सी प्लेट कहते हैं, मेरे को देखो नाम नहीं याद आ रहा अभी। जैसे ये एक रेलवे लाइन है और ये एक रेलवे लाइन है, इनके बीच अच्छा खासा एक गैप देके और इस तरह से एक प्लेट ऐसे लगी होती है इन दोनों को ज्वाइन करते हुए, ऐसे एक प्लेट लगी होती है, ये मूव कर सकते हैं इधर उधर, इनका मूवमेंट, ये जगह अलाउ होता है। आप लोग अगर कभी भी रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो अगर ध्यान से देखोगे ट्रैक को, तो जहां पर ज्वाइंट होते हैं वहां पर इस तरह का एक प्लेट लगा होता है जो दो रेल को ज्वाइन करता है। ये बिल्कुल ज्वाइंट नहीं होता, इसके बीच में गैप होता है, दिस इज गैप। और कभी कभी जब रेल यहां से इस पर से गुजरता है तो आवाज भी होता है कट कट करके ऐसा, लेकिन ये गैप मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब हिस्ट्री में ऐसा है, मतलब एक इंसिडेंट हो चुका है कि पहले जो क्या था, जब प्रिमिटिव रेलवे जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें रेलवे ट्रैक्स में गैप्स नहीं छोड़े जाते थे। तो नेट पर ये फोटो अवेलेबल है, ये ऐसे ऐसे बिल्कुल सांप की तरह ये जो रेलवे ट्रैक है वो बेंड हो गया था और मेजर एक्सीडेंट्स होते थे। क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको एक्सपैंड होने का जगह चाहिए। तुम ब्रिजेस को देखोगे, ब्रिजेस में भी मतलब अगर बड़े ब्रिज हो तो बीच बीच में इस तरह का एक जगह ऐसा दिया जाता है ताकि वो स्लाइड कर सके एक दूसरे के ऊपर अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़े, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर अच्छा खासा राइज करता है और अगर कोई जगह ही ना हो तो वो तोड़ देगा। तो जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उनमें एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होती है और वहां पर एक्सपेंशन के लिए प्रॉपर जगह दिया जाता है। तो थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी कॉमन। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जैसे हम लोग बात करेंगे लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एक लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो उसका इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये हम लोग डिफाइन करते हैं अल्फा। और एक्चुअली अल्फा होता क्या है, तो अल्फा होता है 1/L0 dL/dt। तुम dt या d थीटा जो भी चाहो लिख सकते हो, t मतलब टेम्परेचर, इसको थीटा से ही डिनोट करो,
क्योंकि बाद में हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे और सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का टर्म आएगा, वहां पर थोड़ा तकलीफ जाता है। इसलिए डी थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डी थीटा पॉजिटिव, अगर थीटा टेम्परेचर घटता है तो डी थीटा नेगेटिव। ठीक है, तो डी थीटा का जो साइन है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। नॉर्मली ये अल्फा कांस्टेंट होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो ये अल्फा एक कांस्टेंट है गिवन मटेरियल के लिए। लेकिन याद रखना कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज कर दिया तो ये अल्फा भी वेरिएबल होता है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज एक्सपैंड हो रही है, लेकिन मान लो आयरन है 100-200 डिग्री तक उसको टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन अब तुम उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। मेल्ट के वो उसका जो मतलब प्रॉपर्टी है वो टोटली चेंज होने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो हर किसी राइज इन टेम्परेचर के लिए वैलिड होगा। ये कुछ जैसे रूम टेम्परेचर पर हम लोग बात करें तो रूम टेम्परेचर से 20 डिग्री बढ़ा दिया, 30 डिग्री बढ़ा दिया, 40 डिग्री बढ़ा दिया, तो ये छोटा मोटा राइज इन टेम्परेचर के लिए वैलिड होता है। अब तुम 200 300 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे और हम लोग उसमें लेंथ कितना होगा ये निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये अल्फा कांस्टेंट नहीं होता, अल्फा ऑल्सो इंक्रीजेस। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो अल्फा वेरिएबल होता है, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। और जब न्यूमेरिकल आएगा तो याद रखना कि अल्फा का वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन है वो मेडिकल में तो कभी नहीं पूछेगा। तो हम लोग के लिए अल्फा न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो मान के चलना है चाहे कुछ भी चेंज इन टेम्परेचर दिया रहे अल्फा कांस्टेंट है। तो हमारा इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। वी आर गोइंग टू रीअरेंज इट। जैसे अल्फा एल नॉट डी थीटा इज इक्वल टू डी एल, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल एट टी इक्वल टू सम 0 डिग्री हमारा लेंथ जो था वो एल नॉट था, और किसी भी टेम्परेचर थीटा नॉट और थीटा पर हमारा लेंथ एल है, तो अल्फा इज ए कांस्टेंट, एल नॉट इज आल्सो कांस्टेंट, तो अल्फा एल नॉट ये बाहर निकल जाएंगे, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी थीटा 0 टू थीटा एंड दैट इज इक्वल टू डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, और ये एल नॉट टू एल डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा अल्फा एल नॉट थीटा, ये हो जाएगा 0 टू थीटा, हो जाएगा एल माइनस एल नॉट। अब फाइनल अगर लेंथ हम लोग को लिखना हो तो अल्फा एल नॉट थीटा माइनस 0 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है 0, और ये हो जाएगा एल माइनस एल नॉट। सो फाइनली अगर हम एल लिखना चाहते हैं तो एल कैन बी रिटन एज एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट थीटा, और यहीं से एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा या डेल्टा थीटा। ये इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बनता है। तो अगर हम मान लो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन और ये डेरिवेशन नहीं पता करें तो ये जो हमारा कोएफिशिएंट कैसे डिफाइंड है ये पता होना चाहिए, और इसके बाद तुम सीधे सीधे ये नीचे वाला एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा और थीटा याद रख लो तो भी चलेगा। ये थीटा हमारा चेंज इन टेम्परेचर होता है, हमने 0 डिग्री को रेफरेंस लेके किया है इसलिए चेंज इन टेम्परेचर थीटा ही रह गया है, अदरवाइज 10 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डेल्टा थीटा भी हो जाएगा। उसी तरह से अल्फा की जगह हम एक दूसरा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन ये हमारा बीटा होता है। अगर मान लो कोई एरियल ऑब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लेंथ बढ़ता है, हर डायमेंशन ही बढ़ता है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और हमने उसको हीट अप कर दिया तो उसका एरिया ही बढ़ जाएगा। एक ट्रायंगुलर लैमिना है उसको हीट अप कर दिया तो पूरा लैमिना ही इंक्रीज कर जाएगा, तो एरिया भी एक्सपैंड करता है। तो उसके लिए हम लोग बीटा यूज करते हैं, द टर्म दैट वी यूज फॉर देम इज बीटा।
So the second coefficient, thermal coefficient of superficial, इसको बोलते हैं superficial और aerial expansion, superficial और aerial expansion, ये होता है हमारा बीटा। और इसका भी डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह से, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 1/a0 dA/d थीटा, बिल्कुल उसी तरह से ये भी डिफाइंड है। और जब इसको भी एक्सपैंड करेंगे, जैसे हमने पहले एक्सपैंड किया और इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व किया, अगर इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू a0 1 प्लस बीटा थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर L0 1 प्लस अल्फा थीटा है, वैसे a इज इक्वल टू a0 1 प्लस बीटा थीटा, ठीक है ना। और वही हमारा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, thermal coefficient of volume expansion, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गामा, और ये होता है 1/v0 dv/d थीटा, और यहां पर फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू v0 1 प्लस गामा थीटा। तो ये सारे रिजल्ट्स डेराइव करने की जरूरत नहीं है, हमने एक देख लिया है, बाकी इसको एज इट इज हम निकाल लेंगे। हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए इसके एप्लीकेशन पर होना चाहिए, कि इससे क्या क्या और एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले एक बार आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स के बारे में थोड़ा हम लोग को समझना होगा। क्या होते हैं आइसोट्रोपिक सॉलिड्स और क्या होते हैं एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स, कोई बताएगा? आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक, सॉलिड्स, अब बताइए मल्हार। सर आइसोट्रोपिक सॉलिड वो होता है जिसमें टेम्परेचर के चेंज में हर एक डायमेंशन इक्वली बढ़ता है, नहीं तो कम होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है ना आइडेंटिकल, सिंपल ऐसा समझो, आइडेंटिकल मतलब उस सॉलिड में हम कहीं भी चले जाएं तो वो अलग नहीं होगा। जैसे मान लो एक आयरन प्लेट है, प्योर आयरन का बना हुआ है, बड़ा सा प्लेट, और उस पे हम यहाँ हैं या कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पर आयरन ही है, दूसरा मेटल नहीं है उसमें। उसमें चारों तरफ हम मूव कर जाएं तब भी हमारा चारों तरफ आयरन ही आयरन है। इस तरह के मटेरियल को बोल दो आइसोट्रोपिक। और मान लो कहीं मिक्सिंग है, वो जो मटेरियल है उसमें बहुत सारे अलग अलग लोहाए मिले हुए हैं, किसी एक जगह पर हम दे जा रहे हैं तो वहां पर आयरन का कंटेंट ज्यादा है, कहीं पर जा रहे हैं कॉपर का कंटेंट ज्यादा है, या अलग अलग जगह पर जाने पर हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स। जनरली क्या होता है कि अगर मान लो एक 2 डायमेंशनल कोई सॉलिड है, फॉर आइसोट्रोपिक, पहले मैं फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड लिख देता हूं, फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स, और ये प्रूव भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा कि हमको सीधे सीधे बीटा ना देके या गामा ना देके अल्फा दिया जाता है, तो वो इनडायरेक्टली तुमको ये करने के लिए बोलते हैं कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये तुमको पता होना चाहिए तो तुम इसको यूज करो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स जो होते हैं उसमें बिहेवियर चेंज होता है। जैसे मान लो एक 2 डायमेंशनल कोई भी एक लेमिना है, यू कैन टेक अ लेमिना समथिंग लाइक दिस, ये एक 2 डायमेंशनल लेमिना है, स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर डजंट मैटर, ये एक लेमिना है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है फॉर एग्जांपल, और ये हमारा वाई एक्सिस है।
और ये अगर एन आइसोट्रोपिक सॉलिड होगा तो इसका जो एक्सपेंशन है एक्स एक्सिस में लेट से अल्फा 1 से हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन, इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन उसका अल्फा 2 से हो रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन है वो सेम नहीं है, जबकि एक्स और वाई ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है, ये मतलब सिमेट्री है, तुम एक्स को वाई को इंटरचेंज भी कर सकते हो, बट ये एन आइसोट्रोपिक सॉलिड है और इस तरह के सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हमारे पास इस तरह का अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग एक्सिस के अलोंग अलग अलग है, तो उस केस में बीटा जो होगा वो सिंपली अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगा। अगर मान लो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, जैसे अगर हमारा कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और उसका एक्सपेंशन एक्स एक्सिस के अलोंग, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, इसके अलोंग अल्फा 1, इसके अलोंग अल्फा 2 और इसके अलोंग अगर अल्फा 3 होता है, 3 डायमेंशनल है, तो गामा अगर हम इसके लिए लिखना चाहेंगे गामा, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। हो सकता है कि एक्स और वाई के अलोंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, ये इंडिविजुअल एक्सिस के अलोंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। हो सकता है कि एक्स और वाई के अलोंग सेम हो जाए और जेड के अलोंग अलग हो, तो जो सेम है उन दोनों को ऐड करेंगे, बेसिकली यही करना है। अब ये दो सेम हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है। तो इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता नहीं ये हमको बहुत ज्यादा मतलब कोई ज्यादा वैल्यू वाला चीज नहीं दिखता, ये बहुत नॉमिनल चीज है जो बच्चे आराम से समझ सकते हैं, लेकिन पता नहीं थर्मल एक्सपेंशन से ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में भी, AITS में भी, कि अगर कोई एनिसोट्रोपिक सॉलिड है और उसका 2 डायमेंशन जैसे एक्स और वाई के लॉन्ग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है और वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग बीटा है, या फिर कोई नया नाम दे दिया अल्फा डैश है, तो उसका वॉल्यूम कोएफिशिएंट क्या होगा और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा। तो चूंकि अल्फा और एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग अल्फा है और अल्फा, हाँ अल्फा है, तो 2 अल्फा एस है और जेड एक्सिस के लॉन्ग लेट से अल्फा डैश है, तो 2 अल्फा प्लस अल्फा डैश ये हो जाएगा गामा। तो एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए तीनों जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है उनको ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन निकालने के लिए, और अगर एरियल निकालना हो तो ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। और यही चीज अगर तीनों में सेम हो जाती है तो ये एक आइसोट्रोपिक सॉलिड होता है और ये रिजल्ट हमारे मिल जाते हैं। तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसका प्रूफ होता है, हम नहीं ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं होता है, लेकिन ट्रस्ट में यू डोंट नीड इट, ये प्रूफ तुमको जानने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लगते हैं, अगर कभी लगे तो आई विल प्रूव, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। हम लोग अब बात करते हैं जो पहले तो एक तो वो जो एक्सपेंशन कहाँ कहाँ होता है, छोटी मोटी जो थियोरेटिकल चीजें हैं वो तो देख लिया, न्यूमेरिकल जिससे जहां जहां से बनते हैं थर्मल एक्सपेंशन से, वो वाले पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और देखो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो एक सिंपल पेंडुलम, अब तो तुम लोग ने तो पढ़ भी लिया होगा कि एक सिंपल पेंडुलम जो होता है उसमें एक स्ट्रिंग और एक बॉब ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं उसमें ये रॉड होता है, मेटालिक रॉड। आप लोगों ने देखा होगा पेंडुलम वाली घड़ियां, लेकिन अभी जो मार्केट में पेंडुलम वाली घड़ियां मिलती हैं, ये पेंडुलम वाली घड़ियां एक्चुअली फाइबर की बनती हैं और पेंडुलम का कोई यूज नहीं होता, वो बस शो पीस होता है। लेकिन जो मतलब महंगी घड़ियां होती हैं या जो पुराने समय में लोग पेंडुलम घड़ियां यूज करते थे, जो जिसका पेंडुलम एक्चुअली में ऑसिलेट करके और उसी के बेसिस पर वो टाइम मैकेनिकल मूवमेंट पर टाइम कैलकुलेट होता था, उसमें क्या होता है जैसे कोल्ड कंट्रीज में यूरोप वगैरह में
कोल्ड जब जब जैसे समर्स में और विंटर में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क आता है, और अगर टेम्परेचर फॉल हुआ तो डेफिनेटली लेंथ ऑफ पेंडुलम विल फॉल, डिक्रीज हो जाएगा। अगर समर आया तो लेंथ ऑफ पेंडुलम विल इंक्रीज। तो इससे टाइम पीरियड पर फर्क पड़ता है। एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ L है, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट बाई जी। ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। अब यहाँ पर चूंकि पेंडुलम को मैं पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सेकेंड्स पेंडुलम। एनीवन? सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? और कोई? सेकेंड्स पेंडुलम अनुपुर बताएं। सर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स रहता है सेकेंड्स पेंडुलम में। वेरी गुड। तो seconds pendulum is a pendulum of which the time of oscillation is 2 seconds. बहुत बार बच्चे seconds pendulum सुन के इसको बोल देते हैं 1 second। 1 second नहीं, 1 second क्या होता है वो देख लो। जैसे यहां से, ये मेन पोजीशन है, यहां से जाना और यहां से आना, ये होता है 1 second। फिर यहां से जाना और यहां से आना, ये होता है 1 second। मतलब टोटल अगर देखा जाए, यहां से जाके यहां आना, फिर यहां से जाके यहां आना, ये होता है 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, और ये टोटल होता है 2 seconds का। ठीक है ना? तो ये चीज अपने लिए जरूरी है, बाद में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अ पेंडुलम whose time period is 2 second is called seconds pendulum। एक इंटरेस्टिंग बात है कि सेकेंड्स पेंडुलम की लंबाई कितनी होती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो जैसे हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है और हमने टाइम को 2 सेकेंड्स बोला हुआ है, तो इफ यू वांट यू कैन सिंपली कैलकुलेट, जस्ट पुट 2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। अब देखो यहाँ पर डेफिनेटली जी का वैल्यू 9.8 होता है, वी नो इट दिस, और पाई हमारा 3.14 होता है। लेकिन कभी कभी जी को हम लोग पाई स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। एग्जैक्टली बराबर नहीं है, लेकिन नियरली बराबर होता है। 3.14 को अगर स्क्वायर करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 9.8 है। तो कभी कभी जैसे यहाँ पर हम लोग इसको लेते हैं, और ये अगर ले लोगे तो 2 इज इक्वल टू, और 2 को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या बनेगा देखो, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू पाई रूट L, और जी को अगर हमने पाई स्क्वायर लिया है तो ये पाई बन के बाहर निकलेगा, पाई विल गेट कैंसिल्ड, और ये L आ जाएगा 1 मीटर। तो दूसरा जो चीज हमको सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में याद होना चाहिए कि उसका लेंथ 1 मीटर होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में दो बातें हैं, एक उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स का है, और दूसरा उसका लेंथ 1 मीटर का होता है। अब कोई भी सिंपल पेंडुलम है और उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो उसका लेंथ, पेंडुलम का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, और लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो लेंथ घट जाएगा, तो फिर टाइम पीरियड घट जाएगा। तो इस तरीके से उसका जो टाइम पीरियड है अगर बढ़ेगा और घटेगा तो उससे उसका घड़ी स्लो होना और फास्ट होना होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हुआ, घड़ी का स्लो होना या फास्ट होना? हाँ फिर बताएं। सर अगर टाइम पीरियड बढ़े तो टाइम का लॉस होगा, मतलब घड़ी स्लो हो जाएगी। गुड, वेरी गुड। ये चीज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है, मैं क्लियरली इस बात को मेंशन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। बहुत सारे बच्चे यहां पर आके कंफ्यूज होते हैं। इफ टेम्परेचर थीटा, हमने टेम्परेचर दिखा, थीटा इंक्रीजेस, दिस इंप्लाइज L increases, this implies time period increases, और ये इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, क्लॉक बिकम स्लो।
it will lose time. और जस्ट इसका रिवर्स, if temperature is going to fall, length is going to fall, time period is also going to fall, मतलब oscillation जल्दी जल्दी होने लगा, तो clock become fast. Clock become fast. It will gain time. तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब वो कितना टाइम गेन कर रहा है और कितना टाइम लूज कर रहा है, ये हम लोग को देखना है। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इनिशियली टाइम पीरियड जो था, लेट्स से आइडियल कंडीशन में टाइम पीरियड टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओवर एल नॉट अपॉन जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा अगर होता है, तो जो नया लेंथ होगा दैट कैन बी रिटन एज एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और यहां से अगर हम लोग एल इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें, एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, तो यहां से एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा और डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। ये चीज हमारा आ गया। अब देखो ये चीज हमने निकाल लिया, तो यहां पर हम एरर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एरर कॉन्सेप्ट, एरर कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे? देखो थर्मल एक्सपेंशन में ऐसा भी नहीं होता ना कि 1 मीटर का रॉड है तो 1.5 मीटर का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब थर्मल एक्सपेंशन इज नॉट लाइक कि अगर पेंडुलम हमारा 1 मीटर का पेंडुलम है तो वो 100 मीटर का हो गया, 1.25 मीटर, ऐसा नहीं होता। थर्मल एक्सपेंशन होता जरूर है, घड़ी टाइम लूज करती है, गेन करती है, बट इतना भी नहीं होता कि हम उसका बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू होता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है। थर्मल एक्सपेंशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एरर कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाना चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन चीज आगे बढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा कि एरर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। एरर कॉन्सेप्ट में हम लोग मतलब पावर को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जो हम चेंज निकालते थे, एक होता था एरर निकालना और एक होता था चेंज निकालना। तो एरर निकालने में हम क्या करते थे कि पावर माइनस में भी है तब भी उसको प्लस कर देते थे, लेकिन चेंज निकालने के टाइम हम पावर का केयरफुली ध्यान रखते थे। अगर पावर माइनस में है तो माइनस ही लेना है और पावर अगर प्लस में है तो प्लस ही लेना है। तो वही चीज हमको यहां पर लगाना है। यूज हमको एरर कॉन्सेप्ट करना है, अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट यूज करने हैं, लेकिन पावर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। जैसे यहां पर ये टी नॉट वाला जो एक्सप्रेशन है, मैं इसको कुछ देर के लिए 2 पाई एल बाई एल नॉट बाई जी का पावर हाफ ऐसा लिख दो। तो डेल्टा टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई में तो कोई एरर है नहीं, हाफ टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, और ये जी नीचे है तो इसका पावर -1/2, तो माइनस हाफ डेल्टा जी अपॉन जी। अब देखो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। मान लो ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, वैसे मेडिकल में नहीं आएगा, कि टेम्परेचर का भी चेंज हो गया और हमने पेंडुलम को एक बहुत अंदर टनल के अंदर लेके चले गए हैं, या कोई माइन के अंदर चले गए हैं, या कोई हिली एरिया में चले गए हैं जहां पर जी का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। तो उस तरह के सिचुएशन में हमको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। डेल्टा जी बाई जी का भी जो चेंज है उसको काउंट करना पड़ेगा। और ग्रेविटेशन में हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं कि हम अंदर जाएंगे तो जी कैसे चेंज होता है, अगर हम हाई पर जाएंगे तो कैसे चेंज होता है। अगर तुम लोग को याद हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल करना चाहता हूँ कि अगर ये हमारा अर्थ है, अगर हम एच हाइट पर गए और ये एच बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर जो जी डैश होता है वो क्या होता है, जी 1 - 2h बाई आर, यही होता है। अब यहां से जी डैश माइनस जी डिवाइड बाई जी, दैट इज डेल्टा जी बाई जी, इज इक्वल टू 2h बाई आर हो जाएगा विथ अ माइनस साइन। माइनस इसलिए कि ऊपर जाने पर घटता है, इसलिए माइनस।
सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर डी डेप्थ पर जा रहे हो, तो यहाँ पर जो जी का वैल्यू होता है, इफ यू रिमेंबर, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, तो यहाँ पर भी चाहे तो जी डैश माइनस जी अपॉन जी, दैट इज डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस डी बाई आर, तो ये भी डेल्टा जी बाई जी है। तो ये टर्म अभी के लिए मैं जीरो करूंगा, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा जीरो हो जाएगा। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा मैं, लेकिन तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये टर्म को अभी हम जीरो नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं है, जी का चेंज है। हम किसी हिल एरिया में चले गए, हम किसी माइन में चले गए, तो हो सकता है टेम्परेचर का चेंज नहीं हो, तो डेल्टा एल बाई एल को हमने जीरो कर दिया, डेल्टा जी बाई जी को काउंट कर लिया। होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। एज्यूमिंग जी टू बी कांस्टेंट, मैं यहाँ पर कंडीशन डाल देता हूँ ताकि तुमको याद रहे। एज्यूमिंग जी टू बी कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमारा डेल्टा टी बाई टी नॉट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल्टा एल बाई एल नॉट, और ये चीज हमने ऑलरेडी निकाली हुई है अल्फा थीटा, सो वी कैन सिंपली राइट डेल्टा टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। और ये डेल्टा टी बाई टी नॉट एक्चुअली है क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये हमारा है गेन और लूज इन टाइम पर सेकेंड। इन मत लिखो, ऑफ लिखो। पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में ये कितना टाइम लूज कर रहा है, तो वो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अब लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि तुम देख लो क्या हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये टाइम लूज करेगा, टेम्परेचर घट रहा है तो टाइम गेन करेगा। यहाँ पर तुमको साइन के बारे में बॉदर होने की जरूरत नहीं है। डेल्टा थीटा प्लस माइनस जो भी चेंज इन टेम्परेचर है, तुम इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड ले सकते हो। ये जो डेल्टा थीटा है हाफ और क्वांटिटी, और ये तुम डेल्टा थीटा का भी मैग्नीट्यूड लो। सिंपली टेक दिस मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, और ये भी जो आ रहा है डेल्टा टी बाई टी नॉट, ये भी हमारा मैग्नीट्यूड आ रहा है कि पर सेकेंड घड़ी कितनी स्लो हो रही है, कितनी फास्ट। अब ये पूछोगे कि सर कैसे पता चल रही है फास्ट हो रही है, तो हमको पहले ही हमने लिख दिया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो घड़ी स्लो होगी, अगर टेम्परेचर घटेगा तो घड़ी फास्ट होगी। अब देख लो क्वेश्चन में टेम्परेचर को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, तो डिसाइड तो हो गया कि गाड़ी लूज करेगी या गेन करेगी, लेकिन कितना लूज करेगी और कितना गेन करेगी, इसके लिए एक्सप्रेशन सेम ही है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये पर सेकेंड टाइम का लूज और गेन है। मान लो अगर यही हमसे पूछे कि ये जो गेन और लूज है वन डे में कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, गेन और लूज ऑफ टाइम इन वन डे, मतलब एक दिन में घड़ी कितना टाइम लूज करेगी या गेन करेगी, तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये तो हमारा पर सेकेंड का है, और एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 24 इंटू 3600। तो ये घड़ी एक दिन में इतना स्लो या फास्ट हो सकती है डिपेंडिंग ये चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब टेम्परेचर फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है। तो आई होप कि ये पूरा पार्ट तुम लोग को समझ में आया होगा। हाँ बताइए। सर मुझे वो उतना अच्छे से याद नहीं, पर शायद से जब हम एरर का लगाते हैं तो उसमें सब कुछ ऐड होता है ना, तो मतलब वो प्लस डेल्टा ये बाई चाहिए ना। प्लस डेल्टा ये प्लस वाला, डेल्टा जी बाई चाहिए। हाँ। हाँ देखो ये एरर और चेंज ये दो चीज में फर्क है। जैसे देखो ये चीज हमने, तुम थे तो उस समय तो मान लो एक क्वांटिटी है z एक्स स्क्वायर वाई बाई जेड क्यूब, जेड क्यूब। चलो मैं इस क्वांटिटी को कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज कैपिटल है। ये एक क्वांटिटी है, ए में चेंज पूछे, चेंज इन ए, और दूसरा पूछे एरर इन ए, ये दोनों में एक्सप्रेशन में फर्क आएगा। चेंज जब निकालना हो
तो पावर साइन के साथ आता है। मतलब इसके लिए हम करेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई वाई, और चूंकि जेड नीचे है तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स डेल्टा जेड बाई जेड। और वही एरर में ये माइनस नहीं लगेगा। डेल्टा इज इक्वल टू ऑल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस 3 टाइम्स डेल्टा जेड बाई जेड। ये हमने बहुत टाइम देके इसको यूनिट एंड मेजरमेंट के टाइम बताया था। और परसेंटेज का चेंज कर रहा हूं तो 100 मल्टीप्लाई कर दो। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर नहीं निकालना हो तो पावर का साइन जरूर आएगा, याद रखना जरूर आएगा। और बहुत बार यही साइन डिसाइड करता है कि कोई क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी। मान लो ये हमने करवाया है, मतलब अभी हम दूसरे मोड में चले जाएंगे, अगर उस पर वापस डिस्कशन चला गया तो मैं तुमको बताता हूं। जैसे अगर हमने एक बॉल है जिसमें हम हवा, एक बलून है जिसमें हम हवा ब्लो कर रहे हैं और उसका रेडियस 2 मिलीमीटर से पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है, तो उसका सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने रेट ऑफ चेंज जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो कराया था। तो उसमें अगर हम रेडियस बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो सरफेस एरिया बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई क्वांटिटी है ए और उसमें हम जेड को बढ़ा रहे हैं तो एक्चुअली ए घटेगा, तो चेंज जो ए का है वो निगेटिव होगा। मान लो एक्स और वाई में कोई चेंज नहीं है लेकिन जेड में ही सिर्फ चेंज हो रहा है, तो जेड अगर बढ़ेगा तो ए घटेगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल काइंड ऑफ रिलेशन है। लेकिन एरर में हमको मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना होता है, इसलिए हम उसमें कभी माइनस नहीं करते, हम लोग हमेशा उसको ऐड करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी फॉर्मूला ये एरर वाला जो फॉर्मूला ये आता डिफरेंशिएशन से है, तो स्मॉल चेंज के वैलिड होता है। आई बात समझ में? हाँ तो इस पर ये जो पेंडुलम वाला पार्ट है, इस पर तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि एक घड़ी इतनी स्लो चल रही है और कितने अगर टेम्परेचर फॉल हुआ तो कितने दिन के बाद या कितने टाइम के बाद ये वापस सही टाइम बताने लगेगी। तो जितना स्लो है उतना उसको टाइम गेन करना है, और 1 सेकेंड में कितना टाइम गेन करेगा ये तो हमने हाफ अल्फा डेल्टा टी निकाल दिया। एक दिन में कितना गेन करेगा इतना, अगर x दिन लगेंगे तो x इस इंटू एक्स कर देंगे, उतना टाइम गेन करने का इक्वेट कर देंगे जितना टाइम उसको गेन करना है सेकेंड्स में, तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके रिलेटेड अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। सिंपल पेंडुलम में टेम्परेचर चेंज के कारण अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चंस आज नहीं लूंगा, आज हम लोग मतलब जो भी थ्योरी वाली चीजें हैं पहले मैं उसको कवर कर दूं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ लेंगे थर्मल एक्सपेंशन पर, इस पार्ट से जो आज मैं करा रहा हूं। अगर तुम लोग के पास कोई ऐसा डाउट है तो बताओ। हाँ बताइए। हाँ बोलो उन्नति, आवाज नहीं आ रहा आपका लेकिन। माइक तो ऑन है आपका बट आवाज नहीं आ रहा बच्चे। आपका हैंड रेस हो रहा है, माइक ऑन भी मेरे को दिख रहा है बट आवाज नहीं आ रही। अभी अभी तो कुछ देर पहले था। आप चैट में लिख सकते हो, मैं देख लेता हूँ, या फिर आप एक बार मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करके ट्राई कर सकते हो, कभी कभी हो सकता है कुछ एरर। दूसरा है थर्मल स्ट्रेस, ये हमने आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में ही बताया था, यहाँ पर भी उसके क्वेश्चन बनते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या है? थर्मल स्ट्रेस, हाँ बोलिए। नहीं आ रहा बच्चे आवाज आपका। ये रिजिड सपोर्ट है और ये हमारा रॉड है, लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A,
यंग्स मॉडुलस y और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर और अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जैसा मैंने कहा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये जो रॉड है वो एक्सपैंड होगा, बट रिजिड सपोर्ट है, ये दोनों जो है वो रिजिड सपोर्ट है, ये बढ़ने नहीं देंगे। तो ये क्या करेंगे, दोनों एंड से कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे लाइक दिस, ताकि जितना भी लेंथ इंक्रीज होना है वो इंक्रीज ना हो और उतने के बराबर का स्ट्रेन डेवलप कर दें। और अगर थीटा डिक्रीज हुआ, सपोज इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, देन व्हाट विल हैपन, ये लेंथ ऑफ द रॉड छोटा होना चाहेगा और उस केस में वो जितने से छोटा होना चाहेगा, ये फोर्स दोनों एंड पर कुछ ऐसे लगेंगे ताकि उसका लेंथ बढ़ जाए। और वी नो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, पहले स्ट्रेन कितना होगा, तो L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यहां से L माइनस L नॉट ऑन L नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, यानी कि स्ट्रेन डेल्टा L बाई L नॉट, दिस इज स्ट्रेन, और ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, क्योंकि उतना ही लेंथ का चेंज इन कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस के कारण होगा। ये हमारा कॉम्प्रेसिव है और ये हमारा टेंसाइल है। तो ये बेसिकली जो फोर्सेस है वो उतना ही स्ट्रेन डेवलप करेंगे, ताकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज से वो कम या ज्यादा हो रहा है, उतना ही फोर्स के कारण वो बैलेंस हो जाए। तो स्ट्रेस क्या होता है हमारा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये हमारा होता है यंग्स मॉडुलस, और चूंकि ये टेम्परेचर राइज और फॉल के कारण हो रहा है, इसलिए इसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन कितना हो गया, तो y अल्फा डेल्टा थीटा, और थर्मल स्ट्रेस को अगर हम F बाई ए अगर पुट कर दें, F इज द फोर्स, इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहां से फोर्स जो होगा दोनों एंड पर वो लगेगा वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। याद रखना ये दोनों एंड पर लगता है, कभी भी इसको एक एंड पर नहीं लगना है, एट बोथ द एंड्स। ये चीज पहले भी हमने बताई थी, लेकिन चूंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन, तो एक बार और इसको हमने डिस्कस कर दिया ताकि याद रहे। वॉल्यूम, हमने देखा है कि वॉल्यूम अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन कोई भी मटेरियल है उसका मास कांस्टेंट होता है। मास इज समथिंग विच चेंजेस ओनली इफ द बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वेरी मच रिलेटेड टू और कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड या उसके कंपेरेबल स्पीड से कोई मास अगर मूव करने लगे तभी उसका मास चेंज होता है। अदरवाइज नॉर्मल मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए मास इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो अगर मास कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी वेरिएबल हो सकता है। अब डेंसिटी कैसे टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है वो हम लोग देखने होते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। और मैं बता रहा हूं ये सब बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, ऐसा मत सोच लेना कि बहुत ज्यादा चेंजेस है। इसलिए मैं हर जगह एरर कॉन्सेप्ट, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये सब यूज होता है बहुत ज्यादा। थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन ही यूज होता है। अगर हम अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज करेंगे तो हमारे कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत लेंथी हो जाएंगे। तो जो भी छोटा छोटा चेंज होता है उसको बहुत छोटा चेंज लेके हम काम करते हैं। तो नॉर्मली हमारा जो वॉल्यूम है इसको हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट
1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। और इनिशियली अगर डेंसिटी हम लोग लें तो ये हमारा था m/v0। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर, राइज डेल्टा थीटा, हमारा जो डेंसिटी, अब नया डेंसिटी होगा रो इज इक्वल टू m बाई v, क्योंकि मास तो चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम तो चेंज करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m अपॉन v0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। m/v0 इसको हम रो नॉट लिख सकते हैं, रो नॉट, क्योंकि रो नॉट यही था सी, और ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर चाहे हम लोग तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रो नॉट ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा और पावर -1। अब तुमको बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत याद हो, अगर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस x टू द पावर n is nearly equals to 1 plus nx if x is very less than 1। ये है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस है तो भी माइनस है तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये गामा इज वेरी स्मॉल और डेल्टा थीटा ये भी बहुत बड़ा नहीं है, और ये डेसिमल में 3-4 प्लेसेस के बाद होते हैं। गामा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये 1 प्लस x टू द पावर n वाला बात है। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो एक्चुअली डेंसिटी डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन जनरल density decreases with increase in temperature and vice versa। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, बट इंटरेस्टिंगली वाटर एक्सेप्शन होता है। ये जो हमारा प्रॉपर्टी है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगी, ये 0 to 4 डिग्री तक वाटर इज एन एक्सेप्शन। वाटर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस फ्रॉम 0 डिग्री to 4 डिग्री। वाटर का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो भी डेंसिटी बढ़ती है, और उसके बाद फिर अगर 4 डिग्री से बाद बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटने लगेगी, और ये जो रूल है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन 0 to 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद डेंसिटी बढ़ती है, और इसका बहुत सारा एडवांटेज एक्वेटिक लाइफ को मिलता है। हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में ग्रोथ ऑफ आइस इन ए पॉन्ड एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी पॉन्ड या वाटर बॉडीज हैं उसमें जो आइस का फॉर्मेशन होता है वो बॉटम से नहीं होके टॉप से होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और ये काफी हेल्पफुल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। अगर बर्फ नीचे से जमती तो बहुत जल्दी जम जाएगी, पूरा का पूरा वाटर बॉडी एकदम से आइस बन जाएगा। लेकिन ये जो वाटर का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इस चीज को होने नहीं देता। आइस जो है वो पानी से हल्की होती है और वो फ्लोट करती है, इसलिए जब भी आइस बनता है तो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। और धीरे धीरे आइस की लेयर थिक होती जाती है, तब तक विंटर बीत जाता है और फिर से आइस मेल्ट हो जाती है। ऊपर से आइस भरा हुआ है, ऊपर से आइस ऐसा जमा हुआ है, और नीचे फिर भी वाटर बॉडी में मछलियां तैर रही है, क्योंकि नीचे का जो पानी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, क्योंकि उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो नीचे का पानी 4 डिग्री पर है,
एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हुआ हो। तो ये ग्रोथ ऑफ आइस इन अ पॉन्ड ये हम लोग देखेंगे, कैलोरीमेट्री, थर्मल कंडक्शन वगैरह पढ़ लेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसके फॉर्मूले को भी हमको याद रखना पड़ता है। अब ये जो एनोमलस बिहेवियर है वाटर का, इस पर एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करना है इसका। फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग ने पढ़ लिया है, अभी जस्ट पढ़ा है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। ये हमारा एक सॉलिड है और ये वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है पार्शली सबमर्ज्ड कंडीशन में। और ये वाटर जो है इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, क्वेश्चन क्या है? इफ वी इंक्रीज the temperature of water, अगर हम वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, लेट्स से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंक्रीज करते हैं, कमेंट ऑन द सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग। जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसका जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है उसका क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे करके हमको आंसर चाहिए, सोच के बताना है। ओके, अब बताइए आफिया। सर मुझे लगता है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड मतलब वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी डेंसिटी कम होगी, तो जो ऑब्जेक्ट है तो उसका सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दैट विल इंक्रीज, ऐसा? यस सर। Submerged volume will increase, that is how your answer is. Okay, एक ऑप्शन है कि submerged volume will increase, मैं एक आंसर लिखता हूं increase। अमलारा बताएं। सर जब 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तब डेंसिटी बढ़ेंगी, तो डेंसिटी बढ़ेंगी तो उसका वॉल्यूम कम होगा। मतलब इनिशियल 0 टू 4 में वॉल्यूम मतलब जो वी आई होगा वो कम होगा, बट जब 4 टू 10 मतलब जाएंगे तो जब पहले 4 टू 10 बढ़ेगा या पहले घटेगा? सर एक मिनट, आराम से सोचो, ये थोड़ा ट्रिकी है इसलिए आराम से सोचो। और कोई बाकी बच्चे कुछ नहीं आंसर कर रहे, कैसे चलेगा बताओ? आधे आज क्लास में नहीं दिख रही। बहुत लोग नहीं दिख रहे हैं, सब लोग मकर संक्रांति की तैयारी कर रहे हैं क्या? एक्सक्यूज मी सर। श्रावणी भी मकर संक्रांति को पतंग उड़ाते हो क्या था आप लोग? मकर संक्रांति कल है या परसों? मुझे तो सुनने में आया कि परसों है, आप लोग को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलिए। सर मुझे आंसर चेंज करना है। हाँ बोलो बोलो। सर 0 से 4 में सबमर्ज्ड वॉल्यूम कम होगी और 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंक्रीज होगी। यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए
वो होना चाहिए फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। ये है ना मल्हार आपका, हाँ सर यही है ना? देखो ये जो हमने इसलिए ये स्टेटमेंट लिखा, इसको सामने इसलिए हमने दिखाया, ये चीज तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर इसे ग्राफ में तो थोड़ा ड्रॉ कर दूं, डेंसिटी ऑफ वाटर वर्सेस टेम्परेचर का, तो ये ग्राफ जो होता है ना, ये डेंसिटी है और ये टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है लाइक दिस। और ये जो होता है ना, जो हम लोग 10⁻³ kg/m³ ये लेते हैं, ये 4 डिग्री पर होता है। यानी कि 0 से 4 डिग्री डेंसिटी इंक्रीज करेगी पहली बात, और उसके बाद फिर से डिक्रीज करेगी। अब इतना भी डिक्रीज नहीं होता, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ज्यादा दिखाया ताकि तुमको समझ में आए कि डिक्रीज होता है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन। सिंपली इस बॉडी का वेट ले लो W, विच इज अ कांस्टेंट। वेट चेंज नहीं होगा, हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएं घटाएं, वेट इज नथिंग बट mg, जो इसका मास है, ये जो बॉडी है इसका जो मास है इंटू g, वो कांस्टेंट रहने वाला है, एंड दैट इज इक्वल टू V in इंटू रो वाटर इंटू g। नाउ सी, g तो कांस्टेंट है। अब हम बात करेंगे इन दोनों क्वांटिटीज पर। अगर 0 से 4 डिग्री तक मैंने टेम्परेचर क्या दिया, 0 से 10, तो 0 से 4 हम देख रहे हैं कि रो W बढ़ रहा है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट क्वांटिटी है। तुम चाहो तो g को भी हटा दो, मतलब V in into rho W that is equals to W by G, some constant, this is constant। तुम देख सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, और 0 से 4 डिग्री रो बढ़ रहा है, तो V इनको घटना पड़ेगा, फर्स्ट डिक्रीजेस, उसके बाद रो फिर से घटने लगा तो V इन बढ़ेगा, देन इंक्रीजेस। बिल्कुल सही आंसर है। आई बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ने कपड़े तो आयरन किए होंगे, तुम लोग तो कपड़े आयरन करते ही अपने। ऑटो कट वाले जो आयरन अभी मार्केट में लगभग वही आयरन है, आज से 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले बिना ऑटो कट वाले, जैसे अभी क्या होता है कि हम उन नॉब को घुमा, हाई लो मीडियम, अलग अलग कॉटन वूल ऐसा सेट किया हुआ है उस पर, और उसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, वहां तक हीट होता है, और उससे ज्यादा हीट होने पर ऑटो कट हो जाता है, उसको ऑटो कट बोलते हैं, अलग अलग उसके नाम है। लेकिन एक समय तुमको मैं बताऊं कि ऐसे आयरन नहीं होते थे, होते थे महंगे होते थे। जो सस्ता वाला अभी भी तुम मतलब बहुत छोटे छोटे गांव खेड़े में जाओगे तो वहां पर इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। जो ये धोबी लोग वगैरह यूज करते हैं, उनके पास अगर जो आयरन, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक तो कोयला वाला आयरन होता है जिसके अंदर वो कोयला भरते हैं। अच्छा तुम लोग ने कोयले वाला आयरन देखा है जिसके अंदर कोयला भर के और जलाते हैं और पूरा भारी, तो भारी भरकम आयरन देखो या नहीं? शायद तुम लोग ने वो नहीं देखा होगा। भारी होता था पूरा ऐसा, उसके अंदर जगह होती थी, ऐसा पूरा खुलता था, उसके अंदर कोयला भर के, और जब कोयला एकदम गर्म हो जाता था तब उसे कपड़े आयरन किए जाते थे। तो वो आयरन अभी भी यूज करते हैं दर्जी लोग, जो टेलर्स होते हैं। पहली बार जैसे मान लो शर्ट या पैंट हम लोग सिलवाते हैं, तो उस पर जो पहला जो आयरन होता है ना, वो उसी से होता है, हार्ड आयरन बोलते हैं उसको। लेकिन उसमें क्या होता था कि बगल में एक स्विच लगा देते थे, जो पहले के आयरन होते थे 100-150 रुपए में मिल जाता था, वो बगल में एक स्विच लगता था। जब हमको लगने लगे कि बहुत गर्म हो गया तो स्विच ऑफ कर दो, और वो आयरन करते करते समझ में आने लगता था, थोड़ा सा हल्का सटने जैसा लग रहा है तो फिर ऑफ कर दो। वो खुद से ऑटो कट नहीं होता था। लेकिन अब तो लगभग सारी चीजें ऑटो कट होती हैं। फ्रिज हमारा ऑटो कट है, फ्रिज में एक लिमिट तक चिल अगर हो गया, बहुत देर तक अगर मान लो फ्रिज बंद है, आपने ओपन नहीं किया, और जो भी टेम्परेचर आपने सेट किया है अगर वो टेम्परेचर रीच कर गया, तो वो जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाता है, कंप्रेसर नहीं चलता।
फिर अगर दरवाजा खोलेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ऑटो कट वाली चीजें हैं, टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो है, ये एक्चुअली होता कैसे है, कभी देखे हो? किसी ने आयरन खोला है कभी? एग्जैक्टली वो नॉब के नीचे होता क्या है, बट एग्जैक्टली इनसाइड द नॉब क्या बोलते हैं उस चीज को? एनीवन? वो होता है बाई मेटालिक स्ट्रिप। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। और आजकल ये बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है। अब अलग अलग मटेरियल का थर्मोस्टेट होता है, अलग अलग जगह काम आने वाला थर्मोस्टेट होता है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है? तो ये पहले ये होता क्या है, पहले ये देख लो। तो ये बेसिकली जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, बाई मेटालिक स्ट्रिप, दो मेटल को, ये एक स्ट्रिप होता है लाइक दिस, थोड़ी थोड़ी सी थिकनेस होती है, और इसी के नीचे एक और मेटल, इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिए, ये हो गया बाईमेटालिक स्ट्रिप। ऊपर वाले का, इसका विड्थ हमने जानबूझ के थोड़ा दे दिया, इतना विड्थ नहीं होता है, इसका लेंथ इंपॉर्टेंट है। इसका ऊपर वाले का लेट से अल्फा 1 और नीचे वाले का अल्फा 2, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ये हमारा कोई मेटल 1 है और ये कोई मेटल 2 है, दोनों को अलग अलग कलर में बनाया है ताकि समझ में आए। अब कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि इफ अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, एक कंडीशन एज्यूम कर लो कि ऊपर वाले जो मेटल है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नीचे वाले से ज्यादा है। सबका तो सेम हो नहीं सकता, अलग अलग मेटेरियल का अलग अलग होता है। ये मान लो तुम टेम्परेचर अगर इंक्रीज किए, थीटा विल इंक्रीज, क्या होगा? तो दोनों का इनिशियल लेंथ एल है, ये जो लेंथ है वो एल है। विड्थ के बारे में भी ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है, हम लोग लेंथ पर ही कमेंट करें। थोड़ा सा अगर लगे तो तुम इसका विड्थ कम कर दो। साइड से अगर देख रहे होगे, ये थोड़ा 3D हमने बना दिया, साइड से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। लाइक दिस, बस ऐसा। ये हमारा ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है, इसका कोफिशिएंट अल्फा 1, ये अल्फा 2। अगर हम इसको हीट अप करें, सपोज इसको टेम्परेचर बढ़ाएं, तो ऊपर वाला जो मेटल है वो ज्यादा एक्सपैंड होगा, उसका लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर मैं ऊपर वाले के लेंथ को किसी भी टेम्परेचर पर L1 से डिनोट करूं और इसका सेम टेम्परेचर पर L2 से डिनोट करूं, तो वी कैन इजीली से कि L1 इज ग्रेटर देन L2। और इससे होगा क्या? तो ये जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है ऐसे बेंड हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जो बाईमेटालिक स्ट्रिप होती है वो इस तरह से बेंड हो जाती है। तुम लोग को मैं एक अच्छा एक डायग्राम बाईमेटालिक स्ट्रिप कैसे वर्क करता है उसका दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
एक मिनट। हाँ, एक अच्छा सा डायग्राम है। हाँ, देखो, इस तरीके से ये थर्मोस्टेट की तरह वर्क करता है। जैसे ये जो आउटर आउटर मटेरियल है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा हुआ, अंदर वाले का कम हुआ, तो वो ज्यादा उसका लेंथ बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने पर। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने पर ज्यादा लेंथ बढ़ेगा, तो इस तरह का कुछ सिचुएशन होगा। सॉरी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टच किया हुआ है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ओपन है। ये टेम्परेचर का कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा है बात। सर अंदर वाले का ज्यादा होगा फिर। अंदर वाले का ज्यादा होगा ना, तो भी अच्छा, हाँ, अंदर वाले का ज्यादा होगा तो ऐसे बेंडिंग होगी। एक मिनट रुको, तो एक मिनट रुको। अंदर वाले का, जैसे मान लो इस तरह का एक सिनेरियो ले लेते हैं। जैसा ऐसा बाई मेटालिक स्ट्रिप बना हुआ है, ये मान लो हमारा मेटल 1 है और ये मेटल 2 है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो इसका लेंथ बढ़ेगा और इसका लेंथ बढ़ेगा। अगर इसका लेंथ कम बढ़ा और इसका लेंथ ज्यादा बढ़ा, तो ये ओपन हो जाएगा क्या? अच्छा, हाँ, और इसको अगर ओपन कर बाहर देगा वाले ना। का हाँ, अगर अल्फा 2 लेसर देन अल्फा 1 हुआ, तो इसका लेंथ कम बढ़ेगा और इसका लेंथ ज्यादा बढ़ेगा, तो ये इसको ओपन कर देंगे, है ना? बोल सकते हैं ऐसा, थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लग रहा। ओके, मैं सर अगर बता, ये टेम्परेचर कैसे चेंज होगा तो क्या होगा। मतलब अभी के लिए तुम ऐसा मत समझो कि ये डेटा सही है या नहीं, जस्ट इग्नोर दिस। ये होता है एक्चुअली ये बाई मेटालिक स्ट्रिप, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। तो क्या होता है ये कि जैसे ही ये एक टेम्परेचर तक रीच करता है, ये कांटेक्ट लूज कर देता है और हमारा करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। सोचो, करंट का फ्लो यहाँ इसके थ्रू ऐसे जा रहा है, ये इसके थ्रू ऐसे ये जा रहा है। दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। और जब करंट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा और मान लो अगर इस तरह से ये कांटेक्ट लूज हो गया, तो करंट अब इसके फ्लो नहीं करेगा, ऑटो कट जिसको बोलते हैं। और ये जो चीज होती है, ये नॉब, इसका हाइट हम लोग एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नॉब हम लोग ऊपर में देखते हैं, ये ऐसा नॉब होता है, इसको सेट करते हैं यहाँ यहाँ यहाँ। देखोगे वो नीचे एक थर्मोस्टेट है, उसको थोड़ा और ज्यादा झुका देता है। मैक्सिमम करने पर उसको और थोड़ा नीचे झुका देगा ताकि गैप बढ़ जाए और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर वो लूज हो। इस तरीके से ये बाई मेटालिक स्ट्रिप बहुत सारे जगह पर यूज होता है। और इसमें मेन फंडा यही लगता है कि हमारा दोनों जो मटेरियल इसमें यूज हुआ है, इसके अलग अलग थर्मल कोएफिशिएंट है। अगर बिल्कुल फ्लैट मेटालिक स्ट्रिप हुआ, तो इस केस में यू कैन इजीली से कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो, और यहाँ पर हमने लिखा भी था कि अल्फा 1 यहाँ पर लिख लो,
इफ अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो ये कुछ इस तरह से बेंडिंग होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कुछ इस तरह से बेंडिंग होगी। और अगर टेम्परेचर घटा तो इसका लेंथ कम होगा इससे ज्यादा, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा। क्योंकि अगर अल्फा ज्यादा है तो लंबाई बढ़ेगी भी ज्यादा और घटेगी भी ज्यादा। तो ये जो फ्लैट स्ट्रिप तुम देख रहे हो ना, ये इस तरह का शेप लेगा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो, और इस तरह का शेप लेगा अगर टेम्परेचर घट रहा है तो। ये 1 है, ये 2 है। तो बहुत बार तो डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि हमारा एक फ्लैट स्ट्रिप है और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका शेप कैसा होगा, कौन कॉनकेव साइड होगा, कौन कॉन्वेक्स साइड होगा। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। और दूसरा, इसका बाईमेटालिक स्ट्रिप में बहुत यूज है। जो हमारा आयरन होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, जितने भी टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस है उसके अंदर ये चीज यूज होता है। ये जो पावर है उसको कट कर देता है। बेंडिंग होती है और बेंडिंग एक लिमिट से अगर जैसे ज्यादा हुई तो ये पावर को कट कर देता है, और पावर कट करने से करंट का फ्लो रुक जाता है। फिर से उसका टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल होगा, फिर से वो जाके कनेक्ट हो जाएगा, फिर से करंट फ्लो करने लगेगा, टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, एक लिमिट के बाद फिर से एक्सपेंशन के कारण वो फिर से कॉन्टैक्ट लूज कर देगा, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसको हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं। तो यहाँ भी हमारा थर्मल एक्सपेंशन का ही ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कल आपको नेक्स्ट टाइम में, अभी बहुत अच्छे से मैं नहीं सोच पा रहा, ये अंदर का कोएफिशिएंट अगर ज्यादा हो और बाहर का कोएफिशिएंट कम हो, और कोई मान लो इस तरह का, यहाँ पर अपन सोच सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है ये। मान लो इस तरह का एक शेप हमको दिया गया है, और ये दूसरा मेटल है। ये हमारा लेट से 1 है और ये हमारा 2 है। अगर अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 हुआ तो जब हम टेम्परेचर फॉल करेंगे, अगर टेम्परेचर गिरेगा तो इसका लेंथ ज्यादा तेजी से कम होगा और इसका लेंथ कम तेजी से कम होगा, तो ये बेंड होके यहाँ पर टच करने की कोशिश करेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट एक्सपैंड होगा और ये उससे कम एक्सपैंड होगा तो ये खुल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें अंदर वाले का कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है। मैं लिख देता हूं, यहाँ पर जो मेटल है ना, ये मटेरियल 1 है और ये मटेरियल 2 है। 1 का अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, इसलिए जब टेम्परेचर फॉल हो रहा है ना तो ये जल्दी सिकुड़ रहा है, और सिकुड़ रहा है तो अगर ये ज्यादा सिकुड़ेगा और वो कम सिकुड़ेगा, एक बार ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हाँ बोलो। सर अगर अल्फा 2 अल्फा 1 से ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ने पे वो पक्का बंद होगा, पर ऐसा हो नहीं रहा तो उसका उल्टा ही होगा ना। हाँ, अल्फा 2 अगर ग्रेटर देन अल्फा 1 हुआ तो टेम्परेचर बढ़ने पर तो डेफिनेटली क्लोज होगा, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ने पर खुल रहा है तो उल्टा होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, मतलब बहुत अच्छे से इसका फील नहीं आ पा रहा है, इसलिए बहुत कन्विंसिंग बोलते बोलते मैं रुक जा रहा हूँ। एक बार अच्छे से कन्विंस हो जाऊंगा तो फिर और अच्छे से बता दूंगा एक्चुअल वर्किंग क्या होता है और कैसे ये बाईमेटालिक स्ट्रिप की तरह वर्क करता है। इसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, इससे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। तो एक हमको इसका आइडिया होना चाहिए, वी शुड नो हाउ द बाईमेटालिक स्ट्रिप वर्क्स। इसका कंफ्यूजन हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। ये अभी हमने डायग्राम निकाला है, इसलिए हो सकता है कि मेरे को भी थोड़ा सा देखना पड़े। एक क्वेश्चन देखो तो, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड हमने रखा हुआ है, लिक्विड का वॉल्यूम है VL और इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा L, और कंटेनर का वॉल्यूम है VC और इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा C,
और ये ऊपर से बंद है डेफिनेटली, और यहां पर एयर है, दिस इज एयर। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन और फाइंड अ रिलेशन बिटवीन VL, gamma L, VC and gamma C so that volume of air remains independent of temperature। यानी कि हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, घटाएं, कुछ भी करें, ये जो एयर का वॉल्यूम है वो चेंज ना करे। इसके लिए अपना क्या रिलेशन होना चाहिए? हमको दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया गया है। हाँ बताइए। VL gamma L is equal to VC gamma C। क्या बात है, बहुत जल्दी। VL gamma L is equals to VC gamma C। बाकी लोग भी एक बार देखें। हाँ बताइए। मतलब मेरा भी VL गामा L इज इक्वल टू VC गामा। बराबर। देखो बहुत सिंपल है, ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हमारा ये किसी भी टेम्परेचर और लेट से 0 डिग्री पर ये वैल्यू दिया हुआ है, तो जैसे टेम्परेचर राइज होगा, पहले तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है अभी के लिए अगर मैं बात करूं, सो वॉल्यूम ऑफ एयर इज नथिंग बट इक्वल टू VC माइनस VL, और ये हमको कांस्टेंट रखना है, दिस इज कांस्टेंट, चेंज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature, तो VL डैश जो नया वॉल्यूम हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, VL 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा, और VC डैश ये क्या होगा, दैट इज VC 1 प्लस गामा C डेल्टा थीटा, और जो नया हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू VC डैश माइनस VL डैश। इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VL 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा माइनस VC 1 प्लस गामा C डेल्टा थीटा। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर है किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन ये इनिशियली जितना था उतना ही होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू VC माइनस VL के बराबर ही होना चाहिए। बस अब क्या है, इक्वेट कर दो, तो VL माइनस VC का टर्म तुमको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, पहला टर्म VL और यहाँ पर पहला टर्म VC, ये साफ साफ दिख रहा है। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, VL माइनस VC, बाकी का टर्म क्या बचे, प्लस VL गामा L डेल्टा थीटा माइनस VC गामा C डेल्टा थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू VC माइनस VL। ये हमने गड़बड़ लिख दिया, ये VC होगा, गामा C ये VL होगा, ये गामा L होगा, तो ये गामा C VC, ये VL, VC VL। थोड़ा सा चेंज कर लेना, कहो तो मैं फिर से लिख देता हूँ, हटाओ इसको। ये हमारा VC डैश कैन बी रिटन एज VC 1 प्लस गामा C डेल्टा थीटा माइनस VL
1 plus gamma L delta theta and that is equals to VC minus VL। तो VC माइनस VL का टर्म साफ साफ दोनों तरफ दिख रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, VC गामा C डेल्टा थीटा माइनस VL गामा L डेल्टा थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा थीटा दोनों तरफ है, हटा दो, और जो बचा वही हमारा रिजल्ट है, दैट इज VC गामा C इज इक्वल टू VL गामा L। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक बार इसको कर लेना, देख लेना अच्छे से। और बायोमेटेलिक इस टाइप का जो भी अभी आज कंफ्यूजन हुआ है वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा ये एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसा हम लोग ने सोचा है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन एक बार मैं खुद कन्विंस हो जाऊंगा फिर आपको बता दूंगा। इसके और भी एप्लीकेशन है, कुछ और भी क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन के, कुछ अच्छे वाले जो हम लोग नेक्स्ट डे डेफिनेटली करने वाले हैं। तब तक आप लोग एक बार इसको जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो जरूर आप देख लीजिएगा। कुछ डाउट्स अगर हो तो भी ले आप रेडी रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन हम लोग का लगभग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कैलोरीमेट्री पर बात करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का कुछ बात है, कुछ डाउट है? थैंक यू।